हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। इसमें आज हम 30 कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेशली सीटेट में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। आपको बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी जिसको साइकोलॉजी में हम लोग अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो इसका वर्गीकरण कैसे कुछ होता है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी, यानी कि ये कुछ 2 टाइप से होता है। या तो ये शारीरिक होता है, शारीरिक यानी कि जो हम जन्म से मिलता है, हमें जन्म के साथ हम बाय बर्थ मिलता है, या फिर हम इसे एक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन के आगे उनकी डिटेल्स भी कुछ दी हुई है, अगर आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। स्थानांतरण आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि पर सीखने की व्याख्या करता है। तो गेस्टाल्टिज्म जो है वो अंतर्दृष्टि की सूझ के साथ सीखने की बात करते हैं, जिसके फादर कौन है, वर्धाइमर हैं, वर्दीमर जिनको हम लोग वर्दीमीर कहते हैं। और कुछ ये साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये सब इसी संप्रदाय से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक, तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हरमन और एविंगहॉस ने विस्मरण के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम स्मृति के प्रायोगिक अध्ययन क्रमिक प्रयास किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि विस्मरण के क्रम का एक निश्चित प्रारूप होता है। तो उन्होंने मतलब सीखने की सामग्री है उसको क्या बताया है, फालतू बताया है। ये साइकोलॉजिस्ट थे हमारे एविंगहॉस। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के नियम है। मैंने आपको कई बार बताया, और अगर आपने चैनल पर नहीं देखा है तो थॉर्नडाइक के कुछ सीखने के नियम देख लीजिएगा आप। कुछ 3 मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और कुछ 5 आपके गौण नियम उन्होंने सेकेंडरी लॉ बताए हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति का सिद्धांत, बहुअनुक्रिया का, सदृश्यता का, सचार्यात्मकता का और तत्व प्रबलता का। ये कुछ 5 तो ये थॉर्नडाइक ने बताए हुए हैं। लर्निंग के लॉ ऑफ लर्निंग उन्हीं ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना क्या है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल सही है, व्यवहार में भी परिवर्तन है। और अभ्यास, अनुभव, ये भी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। व्यवहार में उपेक्षा का स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन भी होता है, कभी कभी टेम्परेरी परिवर्तन, लेकिन अगर स्थायी हो रहा है तो वो आपका लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। एक्चुअली जो वृद्धि वर्ड है उसको साइकोलॉजी में हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, यह कथन किसका है। ये कथन है आपका रॉस का, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ऑब्वियसली कॉग्निटिव में ही आ जाता, चिंतन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, तर्क करना, है ना, ये सब मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4, आई थिंक मैं ये क्वेश्चन कई बार करवा चुकी हूँ कि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साइकोलॉजी मानती है, सीडीपी मानती है। तो इसमें प्रत्येक बच्चे के पास कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्येक बच्चा स्पेशलिस्ट है, विशिष्ट है, कुछ खास है, कुछ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। मैंने आपको ये भी बात कई बार बताई हुई है कि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जन्म दिया है किसने, साइकोलॉजी ने। अब बच्चे की योग्यता, अभिरुचि, क्षमता और उसकी शिक्षण प्रक्रिया, वो कैसे सीखता है, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही सारी क्रियाएं की जाती हैं। टीचर एक क्या है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, यानी कि वो सुविधा प्रदाता है, ना कि वो एक तानाशाह है।
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, शीघ्र अच्छी धारणा, ये सब इसकी विशेषताएं नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग का अर्थ क्या होता है? वैसे तो उत्तेजना से मतलब है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तेजना से मतलब है। संवेग व्यक्ति की उत्तेज अवस्था का दूसरा नाम, वही चीज़ है कि एक्साइटेड अवस्था का दूसरा नाम है संवेग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 3, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, एक्साइटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? इमिटेशन। क्या है? इमिटेशन। यानी अगर आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप टीचिंग करना चाहते हैं, टीचिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सीनियर टीचर हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? उनका इमिटेशन करेंगे, उनकी नकल करेंगे, उनको देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, तभी तो आप स्किल्ड टीचर बन पाएंगे ना, तभी तो आप ट्रेंड टीचर बन पाएंगे ना। आप पहले एज अ जूनियर उनके अंडर में काम करेंगे और उनका अनुकरण करेंगे, वो जो करेंगे उनकी एक्टिविटी को कैचअप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय का, मानसिक आयु वर्ड जो है अपना विनी साइमन ने यूज़ किया था 1905 में। कुछ इन्होंने मानसिक आयु संप्रत्यय का यूज़ किया था। मानसिक आयु का निर्धारण बौद्धिक निष्पादन, मेंटल परफॉर्मेंस देखने के लिए आधार पर किया था। मेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि ये बच्चे किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, यानी इसका बुद्धि स्तर कितना है ना। इससे ये क्लियर हो पाएगा कि भाई इस बच्चे का बुद्धि स्तर इतना है, इसीलिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो उसकी मेंटल परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी बुद्धि को हम लोग आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम विनी साइमन ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव अवस्था यानी 0 से 2 में उत्तम विधि है। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कैसे सिखाएंगे? खेल के द्वारा सिखाएं आप। खेल विधि मारिया मांटेसरी ने दी थी, किंडरगार्टन केजी है ना, जो फ्रोवेल ने दी थी, है ना। तो ये सब सारी विधियाँ बेस्ट है शैशव अवस्था के बच्चे के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त में सभी। तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी का अध्ययन किया था। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले अफेक्ट को भी और व्यक्तिगत विभिन्नता तो भाई सबसे पहले है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये थ्योरी किसने दी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी दी थी आपकी, किसने दी थी? ये डार्विन ने दी थी। डार्विन ने, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि जिन जिराफ की गर्दन इतनी लंबी रहा करती थी तो वो घास को तोड़कर नहीं खा पाते थे, पेड़ पौधों को नहीं खा पाते थे। फिर थोड़ी और गर्दन ऊंची होती गई, उन्होंने उचक उचक के मतलब कुछ तरीके से पेड़ों को खाने की कोशिश की। फिर उनकी थोड़ी और गर्दन ऊंची होती गई, फिर उनकी प्रजाति ऐसी हो गई कि वो इतनी बड़ी गर्दन के पैदा होने लगे, है ना। तो वही चीज़ है, ये आपका डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन की एक बुक भी है ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक भी कई बार पूछ ली जाती है कि ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बुक के राइटर कौन है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस तथ्य का प्रस्तुत वर्णन चार्ल्स डार्विन की बुक है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनी साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बुद्धि का नहीं, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का,
अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि की तो बात की नहीं जा रही, ये तो है नहीं, ये भी तो इसमें आपकी विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग पता किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी आपके इमोशनल डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, तो वो चीज़ें कौन सी हैं? हाँ जी, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, नहीं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और ये सभी। तो यहाँ पे जो हो जाता है सांवेगिक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। क्यों भाई, जब हम शारीरिक रूप से सही नहीं होंगे तब भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन होगा, है ना। कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा या हम थके होंगे तब भी हम थोड़ा अजीब सा बिहेव करेंगे, संवेगों पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता, ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग क्रॉप कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त, और आप अगर इसका आंसर कर सकते हैं तो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, कौशल को हासिल करना, ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन करना, व्यवहार में परिमार्जन यानी व्यवहार में सुधार। सीखने का एक्चुअल मतलब है व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन, सुधार। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा व्यवहार में परिमार्जन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है, तो इनमें से वाणी दोष क्या है? ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट, अस्पष्ट उच्चारण तो होगा ही वाणी दोष, हकलाना तुतलाना ये भी होगा, तीव्र स्पष्ट वाणी ये भी होगा, पर धीमी या तेज गति से बोलना ये कोई दोष नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जब धीमा बोलना चाहता है तो धीरा बोलता है, अगर तेज बोलना चाहता है कोई बच्चा तो तेज बोलता है, तो वो कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, और मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना। मूल्यों के प्राइमरी लेवल पे आप बच्चे को क्या दे रहे हैं, यानी कि मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य जो हमारे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? मूल्यों को महत्व देना, वो तो ऑलरेडी उनका महत्व है, अब आप क्या दोगे? मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ये तो आप कर ही नहीं सकते, दंड तो बिल्कुल मना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अध्यापक के व्यवहार के मूल स्थापन, ये बिल्कुल राइट आंसर है कि आप जैसा बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप बच्चे में चेंजेस करना चाहते हैं, आप वैसा ही खुद को उनके सामने प्रदर्शित करिए, ताकि वो आपको देखकर सीख पाए, आपका अनुकरण कर पाए और आपसे ही सीख पाए वो, है ना। आप रटवा नहीं सकते उन्हें कुछ चीज़ें, आप उनके सामने खुद को वैसा प्रदर्शित करिए, है ना। आप पहले खुद में उस तरीके के चेंजेस करके आप खुद को ही उनके सामने ऐसा दर्शाइए ताकि उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य, मोरल मूल्य भी हैं, कुछ सांस्कृतिक मूल्य भी हैं, बट यहाँ पे इनके इन प्रकार धनार्जन, ये कोई बात नहीं। इस लाइन का मतलब होता है किसी भी प्रकार से धन का अर्जन करो, ये कोई मूल्य नहीं, ये तो मतलब एक गलत बात हो गई कि आपका मुख्य उद्देश्य धन कमाना है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप, यानी व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या हो जाएगा आपका? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। सामाजिक नहीं हो सकता, सामाजिक राजनीतिक नहीं हो सकता, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक नहीं हो सकता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हो सकता है ना। जैसे व्यक्तित्व के बारे में क्रैशमर ने कुछ ग्रंथियों के आधार पर बताया है, हाइपोथैलेमस हुआ, पैनक्रियाज हुआ, इनके आधार पर बताया है। कार्ल युंग ने कुछ 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी, इस तरीके से ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अहम केंद्रित व्यक्ति होता है, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति कौन सा होता है? देखिए अभी मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में यही डिस्कस किया हुआ था। कार्ल जूंग के अनुसार ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। अब बाहिर्मुखी कौन सा होता है? बाहिर्मुखी वह व्यक्ति होता है जो मतलब बातों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। उसके मतलब खुला हुआ मेल जोल करके रहने वाला, है ना, सबसे बातचीत करने वाला, है ना, समाज में इंगेज्ड होने वाला व्यक्ति, तो वो हो जाता है बाहिर्मुखी। पर अहम केंद्रित जो होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो कौन होता है? अंतर्मुखी। वो अपने आप में खोया हुआ रहता है, अकेलापन पसंद करता है, वो पुराने विचारों को मानता है। इस तरीके से व्यक्ति अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी, इन दोनों का मिश्रण है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, अपने ऊर्जावल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऊर्जावल यानी लिबिडो पावर। लिबिडो पावर की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो बात करी है, इसको अगर बाहर निकालने की, अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को कहते हैं बाहिर्मुखी। मतलब बाहिर्मुखी वही हुआ जो अपनी सारी चीज़ें बाहर ओपन माइंडेड हो, हर चीज़ों को अंदर मतलब छुपा रुस्तम टाइप का व्यक्ति ना हो, है ना। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है आज के लिए। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। क्लास 4 के एक बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है जो हमेशा एनेक्सियस और कुंठित टाइप का रहता है। तो इसका क्या कारण है? तो आप क्या करेंगे? अभिभावक से शिकायत करेंगे? ये कोई उपाय नहीं हुआ। आप बार बार अभिभावक के पास थोड़ी ना जाएंगे कंप्लेन करने। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे तो मनोचिकित्सक के पास आप कितने ही बच्चों को ले जा पाएंगे, है ना। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। उसे उसकी भाग्य पर छोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। टीचर से पहले एक परामर्शदाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले परामर्श करेंगे, उस बच्चे को जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो चिंतित क्यों रहता है और कुंठित क्यों रहता है। उसकी बैकग्राउंड को समझेंगे कि उसके साथ क्या क्या समस्याएं हैं, किस बैकग्राउंड से वो बच्चा आ रहा है, क्या उसकी सामाजिक समस्याएं हैं, क्या उसकी आर्थिक समस्याएं हैं, क्या उसकी पारिवारिक समस्याएं हैं। उसके आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है अनुबंधन का सिद्धांत। हाँ भाई, वो अनुबंधन का सिद्धांत तो है ही। अनुकरण द्वारा भी भाषा आती है। परिपक्वता का सिद्धांत, हाँ परिपक्वता का सिद्धांत भी भाषा में लागू। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पे, वो हमारा इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं आता है, यानी कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये कोई सिद्धांत भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्लास आपको अच्छी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी के लिए इस वीडियो से मदद मिल सके, सभी को हेल्पफुल रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।